Hello friends, today we are going to talk about the Spirogyra. Spirogyra word has been derived from the spiral because the chloroplast is spiral in shape. Spirogyra में क्लोरोप्लास्ट सर्पिलाकार होता है, इसलिए इसका नाम स्पायरोगायरा रखा गया है। यह शैवाल यानी एल्गी का मेंबर है जो कि क्लोरोफाइसी में आता है। कहाँ पाया जाता है? स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में। और इसको हम जल की रेशम भी कहते हैं, वाटर सिल्क, पॉन्ड स्कम, काई भी कहते हैं, प्रिंसेस हेयर, राजकुमारी के बाल भी कहते हैं, क्योंकि इसका शरीर जो होता है पानी में टच करने पर रेशम के समान मुलायम होता है। तो ये फिलामेंटस है। अब इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, एक के ऊपर एक। इसका मतलब ये नहीं कि ये मल्टी सेलुलर होता है, क्योंकि प्रत्येक सेल जो होती है वो अपना काम सुचारू रूप से इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से करती है। इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर कहेंगे, बट फिलामेंटस। और एक ही उसमें है तो कॉलोनियल भी हो गया ये। अब बात चलती है कि इसकी एक सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये हमारे पास में स्पायरोगायरा है। इसके अंदर ये सर्पिलाकार क्लोरोप्लास्ट है। ये सर्पिलाकार क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर की ये पायरेनॉइड्स उपस्थित होते हैं। तो मेन पॉइंट क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? स्पाइरल है। अब नंबर कितने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये लोग पीएमटी के अंदर बनाते हैं। तो 1 to 16 यानी कि 1 से 16 क्लोरोप्लास्ट इसमें देखने को मिलते हैं। वर्णक वही क्लोरोफिल ए और बी और कैरोटीन मिलेगा। भोजन वही स्टार्च पैदा होगा जो पायरेनॉइड के अंदर संचित होगा। इट विल बी स्टोर्ड इन द पायरेनॉइड। नाउ हियर वी आर हैविंग दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। इसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कहते हैं। ये कोशिका द्रव है, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। कोशिका द्रव्य तंतु जिनके सेंटर में आपको न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक देखने को मिलेगा। क्वेश्चन न्यूक्लियस में से बनता है कि वेयर न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द स्पायरोगायरा। तो इसका आंसर होता है इट इज सस्पेंडेड बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इन द साइटोप्लाज्म, कि ये कोशिका द्रव्य तंतुओं के द्वारा कोशिका द्रव में स्थित होता है। अब बात चलती है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होगा। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फिलामेंटस है, तो इसके अंदर खंडन देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज़ आपको सीखनी चाहिए कि स्पायरोगायरा के जीवन चक्र में, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्पायरोगायरा, नो फ्लैजिलेटेड स्टेज इज प्रेजेंट। फ्लैजिला वाली कोई भी अवस्था देखने को नहीं मिलती है। नो फ्लैजिला। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह किस प्रकार का होता है? एक्चुअली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉन्जुगेशन से होता है, यानी कि संयुग्मन से होता है। संयुग्मन को हम लोग इंग्लिश में कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो मैं एक चार्ट से आपको समझाऊंगा। ये कॉन्जुगेशन हो गया। कॉन्जुगेशन जो होता है वह 2 प्रकार का, एक कहलाता है स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन
और एक कहलाता है लेटरल। स्केलरी फॉर्म को बोलते हैं अपन लोग सोपानुवत। सोपानुवत को बोलते हैं हम लोग सीढ़ी नुमा, सीढ़ी के समान, लैडर लाइक। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे तंतु होंगे, जैसे ये तंतु रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इनमें आपस में बीच में से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, यानी कि दो तंतुओं के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। यही वाला तंतु दूसरे वाले के साथ में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा मानो कोई सीढ़ी बन रही हो। इसलिए हम इसको स्केलरी फॉर्म यानी कि सोपानुवत कहते हैं। अब कैसे होता है? ये रहा एक तंतु, ये उसकी सेल, माना कि यह नर तंतु है और यह हमारा मादा तंतु है, यानी कि फीमेल फिलामेंट। अब चूंकि दोनों तंतु अलग अलग हैं तो इसको बोलेंगे विषम थैलिक, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में पढ़ा था हमने, या हेट्रोथैलिक कहेंगे। इनकी ये वाली सेल जो है युग्मक बनाएगी। These cells will produce the gametes, so we'll call it as the gametangium। इसको हम लोग मेल गैमेटेंजियम कह देंगे, मेल गैमेटेंजियम, और इसको कह देंगे फीमेल गैमेटेंजियम। अब ये एन है, ये एन है, ये मेल गैमेट बन गया। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, यानी कि संयुग्मन नाल बनेगी, और बाद में ये संयुग्मन नाल फ्यूज़ हो जाएगी और ये इस प्रकार से हो जाएगी। अब नर युग्मक जो है, मेल गैमेट जो है, यहाँ से इसकी ओर ट्रांसफ़र होगा और फिर दोनों मिलकर आपको जायगोट बनाकर दे देंगे। जायगोट कैसा होगा? 2n होगा। ये हमारा निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन। अब अपन आते हैं लेटरल कॉन्जुगेशन में। लेटरल कॉन्जुगेशन जो होता है वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन जो होता है वह हेट्रोथैलिक में हो रहा है, विषम थैलिक में हो रहा है, और लेटरल जो होता है वह होमोथैलिक में होता है। तो ये होमोथैलिक में। डायरेक्ट में क्या होगा? होमोथैलिक का मतलब एक ही तंतु, तो ये रहा एक तंतु, ये इसकी दो सेल, ये मेल गैमेटेंजियम, ये फीमेल गैमेटेंजियम। मेल गैमेट प्लस वाला फीमेल के पास में यहाँ बीच में छिद्र बन जाता है, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा डायरेक्ट और अंदर चला जाएगा और आपको जायगोट बनाकर देगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि ये दो सेल हैं, इनके बीच में ये पट आ गया, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। ये सीधा नहीं जाकर, डायरेक्ट नहीं जाकर, यहाँ से ऊपर से कूदता हुआ जाएगा, ये गया, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। दोनों जो मिलेंगे एन और एन, तो जायगोट 2n प्राप्त होगा। तो हमारे पास में यहाँ पर भी जायगोट मिल गया, इधर भी जायगोट मिल गया, इधर भी जायगोट मिल गया। अब जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा? जायगोट का डेवलपमेंट करने के लिए हमें मालूम है कि इनके अंदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन तो होती नहीं है, भ्रूणीय अवस्था होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इमीडिएट जायगोटिक मियोसिस हो जाता है, तुरंत युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसके कारण 4 सेल्स मिलती हैं। तो ये हमारा जायगोट, और इस जायगोट को
2n से शो किया। इसके अंदर हो गई मियोसिस, मियोसिस हुआ तो 4 सेल मिली, एन 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 एन, जिनमें से 2 प्लस और 2 माइनस होती हैं। अब यहाँ सीखना है, 4 में से 3 नष्ट हो जाती हैं, केवल 1 बचता है, और वह 1 जो होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, डेवलप करके स्पायरोगायरा का न्यू फिलामेंट दे देता है। तो क्या सीखा? स्पायरोगायरा की लाइफ साइकिल में एक तो फ्लैजेला वाली अवस्था नहीं मिलती है, दूसरा एक युग्मनज से, एक जायगोट से एक ही तंतु प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 100 जायगोट अगर हमको स्पायरोगायरा के मिल रहे हैं तो बताइए कितने तंतु प्राप्त होंगे? जितने जायगोट होंगे उतने ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 4 मिलते हैं जिनमें से 3 विलुप्त हो जाते हैं, 1 बचता है जो डेवलप करके आपको नया तंतु बनाकर देता है। इस प्रकार से इनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जीवन चक्र देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, एल्गी के बाद में आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? सो दिस इज योर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को उभयचरी पादप, एम्फीबियस प्लांट कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से मेंढक को अपन लोग एम्फीबियस कहते हैं, जो जमीन पर भी पाया जाता है और पानी में भी। पानी में क्यों जाता है वो? निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। उसी प्रकार से एम्फीबियस पौधे जो होते हैं, दे लिव ऑन लैंड बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन निषेचन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर नीट। अब बात चलेगी कि ब्रायोफाइटा शब्द टर्म जो है वो किसने दिया था? तो आंसर हुआ हेडविग ने। फादर किसको कहा गया है? तो आंसर होता है इसके अंदर ब्रान। और इंडियन फादर किसको कहा गया है? तो आंसर होता है मिस्टर S.R. कश्यप। कश्यप जी को कहा गया है। ओके, अब इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, सामान्य लक्षण की। जनरल कैरेक्टर में यह मॉइस्ट और ह्यूमिड प्लेसेस के ऊपर पाए जाते हैं, इन शेडी एरिया, यानी कि छायादार व नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका शरीर जो होता है वह युग्मकोद्भिद होता है, यानी कि गैमेटोफिटिक होता है, अर्थात एन होता है। इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। शरीर जो होता है मूल तने व पत्ती के अंदर विभेदित नहीं होता है। थैलोफाइटा में भी एम्ब्रियो नहीं बना था, इधर भी एम्ब्रियो, इधर एम्ब्रियो आपका बन जाएगा। पहली बार इनके अंदर एम्ब्रियो बना है ब्रायोफाइटा में, तो हम बोल देंगे प्लस एम्ब्रियो। चौथी बात, इनके अंदर संवन ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू अनुपस्थित होते हैं। पांचवी बात, इनके अंदर पुष्प नहीं होते हैं, यानी कि ये क्रिप्टोगेम्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा लाइफ साइकिल मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे आपको सारे कैरेक्टर्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे।
इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो रिप्रोडक्शन की बात चली तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव जो होता है इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेस लाइक परसिस्टेंट एपिसिस, ट्यूबर, गैमी, ड्यू टू प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। वो आपको जब मेंबर पढ़ते हैं ना तभी समझ में आता है। जनरल कैरेक्टर्स में तो ये लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें एक साथ डालते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन कहाँ होता है वो स्टूडेंट को नहीं मालूम होती है। इसलिए अपन को चाहिए कि एक दो मेंबर की लाइफ साइकिल ब्रीफली पढ़ना चाहिए। ओके, चलिए साहब, अब बात चलेगी कि इनका क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण जो है, वह किस आधार पर किया गया है। तो आंसर होता है थैलस, राइजॉइड, स्केल्स, पायरिनॉइड, गैमी, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। थैलस माने सुकाय, राइजॉइड माने मूलाभास, स्केल्स माने शल्क, पायरिनॉइड माने प्रभुजक, गैमी माने गैमी। अब इन तीन आधार पर इन्होंने, या इन इतने आधारों पर इन्होंने ब्रायोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा है। तो आंसर होता है 3 क्लासेस में बांटा है, 3 क्लासेस। वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक कहलाता है हेपेटिकॉप्सिडा, एक कहलाता है ब्रायोप्सिडा और एक कहलाता है एंथोसिरोटॉप्सिडा। हेपेटिकॉप्सिडा के सदस्यों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट तीनों के अंदर, लिवरवर्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट। ब्रायोप्सिडा के सदस्यों को मॉसस कहते हैं और एंथोसिरोटॉप्सिडा के सदस्यों को हॉर्नवर्ट कहते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको रिक्शा के बारे में बताऊंगा, जिससे कि बाकी के बचे हुए जनरल कैरेक्टर आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा फिनेरिया के बारे में बात करेंगे, स्फैग्नम को भी लेंगे और इसके अंदर हम लोग एंथोसिरोस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हेपेटिकॉप्सिडा। तो सबसे पहले हम लोग हेपेटिकॉप्सिडा के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए साहब, मैटर तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ईयर क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तो वी हैव जस्ट गाइड द स्टूडेंट दैट व्हाट दे हैव टू स्टडी एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरी वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड और द ग्रीन बोर्ड और द व्हाइट बोर्ड। तो हेपेटिकॉप्सिडा का जो मेंबर मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है रिक्शिया। ये रहा रिक्शिया। रिक्शिया जो होता है उभयचरी पादप है। इसकी क्लास अभी अपन ने पढ़ी, हेपेटिकॉप्सिडा में आता है। इनके सदस्यों को अपन लोग लिवरवर्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं लिवरवर्ट? क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो लीवर के समान होती है। ओइंग टू द शेप ऑफ लीवर इट इज कॉल्ड एज लिवरवर्ट। यकृत की आकृति का होने के कारण इसको यकृतवर्ट या लिवरवर्ट कहते हैं। ओके, अब ये हमारा रिक्शिया होता है जो कि पृथ्वी पर ऐसे चपटा पड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर यहाँ होते हैं स्केल्स, जिन्हें हम लोग शल्क कहते हैं, और इधर से निकलते हैं ये मूलाभास यानी कि
राइजॉइड्स निकलते हैं। ये राइजॉइड्स जो होते हैं ये स्मूथ या चिकने होते हैं। इनके बीच में यहाँ पर एक मध्यगर्त मीडियन ग्रूव होता है। ये एपिकल नॉच है। एपिकल नॉच के अंदर यहाँ पर ये शल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं जो कि ग्रोइंग पॉइंट को कवर करके रखते हैं। लिवरवर्ड सबसे अधिक पश्चिम हिमालयाज़ में पाए जाते हैं, वेस्टर्न हिमालयाज़ में। इसलिए एक लाइन देते हैं ये लोग कि वेस्टर्न हिमालयाज़ आर बिलीव टू बी द गोल्ड माइंस ऑफ लिवरवर्ड, कि पश्चिम हिमालय को लिवरवर्ड की सोने की खान कहते हैं। मुख्य पादप शरीर ये रहा। शल्क जो होते हैं वो पर्पल होते हैं, लिगुलेट होते हैं, जिव्या का आकृति के होते हैं इस प्रकार से, और मल्टी सेलुलर होते हैं जिनका मुख्य कार्य होता है एब्जॉर्प्शन करना और ग्रोइंग पॉइंट को सुरक्षा प्रदान करना। एनाटॉमी में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर इतना नहीं है। अब आता है हमारे पास में कि इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कायिक जनन कैसे होता है। तो एक बार पूछा गया था कि रिक्शिया में सामान्यतया कायिक जनन कौन सी विधि से होता है। जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया टेक्स प्लेस बाय विच प्रोसेस? तो आंसर इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। कैसे? ये गड्ढा है मध्यगर्त मीडियन ग्रूव, इसमें पानी भर जाता है, ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो पानी के कारण इसका थैलस गलने लगता है, इट स्टार्ट्स टू डिके, और ये गलन नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जिसके कारण अब आपका ये रिक्शिया ऐसे दो भागों में बढ़ जाता है। ये दो भागों में बढ़ गया, फिर ये दो भागों में बटेगा ऐसे आगे चल के, फिर ये दो भागों में बटेगा ऐसे आगे चल के। इसको बोलते हैं हम लोग द्विभाजन शाखन, यानी कि डायकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। गैमी के द्वारा भी करता है, ड्यू टू परसिस्टेंट ट्यूबर भी करता है, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी करता है, लेकिन कॉमनली यह ड्यू टू प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके के द्वारा करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंगिक जनन की। ये हमारा रिक्शिया है और रिक्शिया के अंदर ये यहाँ पर गड्ढा है, मध्यगर्त है, एक गड्ढा दो गड्ढा। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वह मीडियन ग्रूव में उपस्थित होते हैं, मध्य गर्त में पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स दो प्रकार के, एक एंथ्रीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं पुंधानी, दूसरा आर्किगोनियम जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्रीधानी। एंथ्रीडियम जो होता है वो रैकेट के समान होता है, ये रहा, जिसके चारों तरफ बंद आवरण स्ट्राइल जैकेट पाया जाता है, जबकि थैलोफाइटा के अंदर तो सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर थे और उनके चारों तरफ स्ट्राइल जैकेट भी नहीं था। पहली बार स्ट्राइल जैकेट यहाँ पर आया है और सेक्स ऑर्गन को हम पुंधानी कहते हैं। इनके अंदर भरी हुई ये सेल्स जो होती हैं इनको हम पुमणु मात्र कोशिका, एंड्रोगोनियल मदर सेल कहते हैं। अब ये एंड्रोगोनियल मदर सेल्स जो होती हैं इनके अंदर एक माइटोटिक डिवीजन होता है डायगोनल, ये हमारा एन है, नर जननांग, ये स्टॉक हो गया। अब इसमें से एक सेल को निकाला जिसमें ऐसा डिवीज़न होता है, ये भी पूछा जाता है, डायगोनल माइटोटिक डिवीज़न। तो हमको दो सेल मिलती हैं,
ये मिली, इनको हम एंड्रोसाइट कहते हैं। और ये एंड्रोसाइट जो होती हैं फिर प्रत्येक एंथेरोजॉइड में बदल जाती हैं। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो टोटल कितने एंथेरोजॉइड मिले? 2। क्वेश्चन अब बनता है कि इनका जो मेल गैमेट होता है वो कॉमा की आकृति का होता है और उसके अंदर कितने फ्लैजेला होते हैं? 2। इस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए केमिकल की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन सा केमिकल है जिससे कि ये आकर्षित होते हैं? तो आंसर है मैलिक एसिड। तो ये मैलिक एसिड के कारण गति कर रहा है, रसायन के कारण, केमिकल के कारण। तो हम कहेंगे कि मेल गैमेट एंथेरोजॉइड जो होता है वह कीमोटैक्सिस गति या मूवमेंट प्रदर्शित करता है। मेल गैमेट रेडी। अब इधर आइए आर्किगोनिया पर। आर्किगोनिया जो होती है वह फ्लास्क शेप होती है। आया था क्वेश्चन ये वाला भी। और ये आर्किगोनिया में आपको नेक मिलेगी, गर्दन मिलेगी, ऊपर 4 कवर सेल मिलेंगे, 4 कवर सेल। ये वाला रीजन वेंटर कहलाता है। वेंटर एक स्तरीय होता है। कहानी काफ़ी लंबी है लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हम लोग जो है पूरा डिटेल के अंदर 4-4 दिन इसके अंदर लगा दिया करते हैं। अब आता है हमारे पास में कि इसकी जो नेक होती है उसकी कैनाल में 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स मिलती हैं। 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स। और वेंटर में मिलती है एग सेल और इसके ऊपर मिलती है एक वेंटर कैनाल सेल। तो ये हमारा मेल गैमेट रेडी। इधर हमारा फीमेल गैमेट रेडी। अब ये पानी की सहायता से वाटर फिल्म में ये जो आर्किगोनिया होती है ये मैलिक एसिड देती है और मैलिक एसिड के कारण यह परमाणु आकर्षित होता हुआ यहाँ से एंटर होता हुआ इस एग सेल के साथ में मिलता है। तो अब क्या होगा? ये गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गई बेटा अपनी। गैमेटोजेनेसिस का मतलब युग्मक जनन हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम निषेचन कराएंगे। निषेचन आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है और ऊगैमस होता है। तो बताइए यहाँ पर कैसा फर्टिलाइजेशन है? तो आंसर होगा ऊगैमस, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट दोनों की मॉर्फोलॉजी आकारिकी और फिजियोलॉजी कार्य की अलग अलग है। दोनों के मिलने पर अब क्या बनेगा? ऊस्फीयर। अब जायगोट नहीं कहते हैं इसको, ऊस्फीयर कहते हैं, जो कि आर्किगोनिया के वेंटर में बना। इसी ऊस्फीयर के द्वारा बाद में यह बीजाणुक बन जाएगा, यानी कि स्पोरोगोनियम बनेगा। और स्पोरोगोनियम को हम बीजाणुक कहते हैं। ये 2n है। गैमेट जो थे देवर कॉन्स्टिट्यूटिंग द लास्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। युग्मक जो है युग्मक पीढ़ी की अंतिम कोशिका को निरूपित करते थे। पहली बार ऊस्फीयर के रूप में, जायगोट के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ है। तो ये पहली डिप्लॉइड कोशिका हुई, पहली स्पोरोफिटिक कोशिका हुई। उससे हमको स्पोरोगोनियम मिला। स्पोरोगोनियम के अंदर अब होगा मियोसिस। मियोसिस जब होगा तो हमको हैप्लॉइड स्पोर मिलेंगे पहली बार। तो दे विल बी द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये युग्मोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होंगे। अब जो हैप्लॉइड स्पोर है उसका होगा जर्मिनेशन, यानी कि अंकुरण होगा और एक नया रिक्शिया का थैलस जो है बन जाएगा। और इस प्रकार से
शुरू में तो इनकी लाइफ साइकिल चली n और बाद में चली 2n, तो ये जो लाइफ साइकिल हुई इसको हम क्या बोलेंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। खत्म? चलिए साहब, अब हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है स्फैग्नम, यानी कि दूसरी क्लास का मेंबर, ब्रायोप्सिडा का सदस्य। ब्रायोप्सिडा के अंदर जिन्हें हमने मॉसेस कहा, आप पाएंगे ब्रायोप्सिडा, इनको मॉसेस कहते हैं। इसमें एक मेंबर दे रखा है इन्होंने, एक तो स्फैग्नम। स्फैग्नम के बारे में भी सुनिए साहब, इसको पीट मॉस भी कहते हैं क्योंकि यह पीट नाम का कोयला देता है। पैकिंग मटेरियल के रूप में इसको काम में लिया जाता है, पानी को अवशोषित करने के लिए, तो इसको कॉटन मॉस भी कहते हैं, इसको बॉग मॉस भी कहते हैं। ये स्फैग्नम के बारे में इन्होंने अपने को बता रखा है। फिर एक डायग्राम दे रखा है उन्होंने अपन लोगों को मार्केंशिया का, एक ये ऐसे डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर गैमी कप है। गैमी जो होती है मल्टीसेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर होती है गैमी, इसमें से यहाँ पर ये मेल सेक्स ऑर्गन उन्होंने बना रखा है। इसमें जो पंखुड़ी जैसी संरचना वो संगनित है, तो समझ जाना यह एंथ्रीडियम है। और इधर जो है वो खुले खुले से दांत हैं, यूँ कह दो, तो समझ जाना कि वह आर्किगोनिया मादा जननांग है। डन? चलिए, ये मार्केंशिया हो गया हमारा। ऊपर हमने स्फैग्नम के बारे में बात करी। अब अपन बात करने जा रहे हैं कॉर्ड मॉस की, जिसका नाम है फिनेरिया। क्या नाम है? फिनेरिया। फिनेरिया को हम लोग कॉर्ड मॉस भी कहते हैं। कॉर्ड मॉस रस्सी के जैसा होता है। इसका जो पौधा होता है वह इस प्रकार का ये लोग बताते हैं, ये रहा, और इधर से कैप्सूल निकलता हुआ ये लोग दिखाते हैं। ये तना, ये पत्ती, और ये राइजॉइड, मूल तो होते नहीं है। हेपेटिक कॉप्सिडा में तो राइजॉइड जो थे स्मूथ थे, यहाँ पर ये शाखित होंगे और मल्टी सेलुलर होंगे। ये पूछा जाता है कौन? राइजॉइड्स के बारे में। राइजॉइड्स जो है दे एक्ट लाइक रूट, फॉल्स रूट, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रू रूट बिकॉज दे डोंट हैव एक्सार्क वेस्कुलर बंडल। इनके अंदर एक्सार्क वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। अब बात चलेगी कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ये इसका कैप्सूल है और ये लीव्स हैं, ये स्टेम है। फिनेरिया के अंदर दो शाखाएं होती हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, और दोनों जननांग जो होते हैं वो अलग अलग शाखा पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर एंथ्रीडियम होता है, यानी कि नर जननांग होता है, और यहाँ पर आर्किगोनिया यानी कि स्त्रीधानी होती है। इनमें जो आर्किगोनिया होती है उसकी ग्रीवा और नेक जो होती है पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है, लॉन्गेस्ट। उधर हमने 4 से 6 ग्रीवानाल कोशिकाएं देखी थी। यहाँ पर ग्रीवानाल कोशिकाओं की संख्या एनसीसी जो होती है वो 6 से 10 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये विशेष प्रकार की पत्तियों से घिरे हुए रहते हैं जिन्हें हम पेरिकीटियल लीव्स कहते हैं। पेरिकीटियल लीव्स कहते हैं। वही कवर सेल्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर कॉमन।
वही एग सेल और वही VCC एक हमको मिलती है। तो दिस इज योर वेंट्रल कैनाल सेल। अब एंथ्रीडियम की बात कर रहा हूं, तो एंथ्रीडियम रिक्शा के समान ही है, ये रहा ऐसा, और इसके अंदर ये एंड्रोगोनियल सेल्स मिलेंगी, ये भी एन है, ये भी एन है, एक्स सेल भी एन है। इसमें से आपको एक सेल से 2 मेल गैमेट रिक्शा के समान देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम लोग पुमड़ू कहेंगे, एंथ्रोजॉइड कहेंगे। ये पुमड़ू जो होता है यह वही रिक्शा के समान हमको देखने को मिलता है। अब मेल गैमेट रेडी और फीमेल गैमेट भी रेडी। ये फीमेल गैमेट हो गया, ये मेल गैमेट हो गया, यानी कि युग्मक जनन की प्रोसेस समाप्त हो गई। तो अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को यदि आप देखेंगे तो कैसा होगा? ऊगैमस प्रकार का रिक्शा के समान। अब ये जो पुमड़ू होता है उस मेल सेल की तरफ सुक्रोज के कारण जाता है, सुक्रोज के कारण, और पोटेशियम आयन के कारण जाता है। जबकि रिक्शा के अंदर यही पुमड़ू जो है मैलिक एसिड के कारण गया था। दोनों में कीमोटैक्सिस रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है, और ये देखा कि दोनों के फ्यूजन के कारण जायगोड बनेगा। क्या बनेगा? जायगोड। तो ये हमारी आर्किगोनिया, और इस आर्किगोनिया में यहाँ पर एक्स सेल थी, वो मेल गैमेट आया, इसके साथ में मिला और आपको जायगोड बनाकर दे दिया, यानी कि 2N। स्फीयर ही कहेंगे हम, स्पोर, सॉरी, दिस विल बी कॉल्ड एज स्पोर। निश्चिक्तांड कहते हैं, रिक्शा में भी अपन उसको निश्चिक्तांड स्पोर ही कहेंगे। स्फीयर जो होता है वह तो एग को बोलते हैं, एन को, अंडे को बोलते हैं, और स्पोर जो है वो जायगोड को कहते हैं। मेक द करेक्शन। अब इस जायगोड से हमें एक स्पोरोफाइट प्राप्त होता है, बीजाणुविद स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट आपने पुस्तकों में देखा होगा, ऐसा लटका हुआ दिखाई देते हैं। जैसे ये शाखा रही, ये रही, और ये रही पत्तियां, और इसमें से यहाँ पर ये लटका हुआ दिखाई देते हैं। ये जो कैप्सूल होता है पूरा का पूरा, फर्टिलाइजेशन के बाद में आपको कैप्सूल मिला, और ये कैप्सूल जो होता है वह कैसा होता है? इसके ऊपर ये ढक्कन होता है और नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर होता है जो 3 भागों में डिफरेंशिएटेड होता है। एक कहलाता है एपोफाइसिस, दूसरा कहलाता है थीका, और ये कहलाता है तुम्हारा अपर कुलम वाला क्षेत्र। अंदर की तरफ एक बंद ऊतक होता है जिसको बोलते हैं कॉल्यूमेला, और इसके चारों तरफ स्पोर सैक होता है। इसके 2N सेल्स के अंदर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे स्पोर सैक में ये एन स्पोर बनते हैं। अब ये जो स्पोर होते हैं, बीजाणु जो होते हैं, उनका जर्मिनेशन होगा। तो बीजाणु कैसे प्राप्त हुए? मियोसिस से, अर्धसूत्री विभाजन से आपको जो है प्राप्त हुए। तो ये स्पोर जो होगा, इसका जर्मिनेशन जब होगा तो इसमें से सबसे पहले एक तंतु निकलेगा। इस तंतु को हम लोग प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं,
बाद में जब इसी तंतु पर अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं तो ये कलिका मैंने बना दी, ये कलिका बन गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सो दिस इज योर सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो इस प्रकार से फिनेरिया के जीवन चक्र में 2 स्टेजेस होती हैं। एक कहलाती है लीफी स्टेज जो सबसे पहले हमने बनाई थी, और दूसरी कहलाती है गैमेटोफोर। गैमेटोफोर। अब एक पॉइंट रहता है, जैसे हम लोग मदर की बॉडी के अंदर 9 महीने तक मदर से भोजन प्राप्त करते, तो अपन तो 2N है, और 2N से भोजन ले रहा है, एम्ब्रियो 2N होता है। रिक्शा में भी 2N जो होता है और फिनेरिया में भी 2N जो होता है वो N से भोजन लेता है, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफिटिक जनरेशन फॉर फूड। इन रिक्शा इट इज टोटली पैरासाइट, इन फिनेरिया इट इज सेमी पैरासाइट। कुछ समय के लिए भोजन लेते हैं, बाद में ये इंडिपेंडेंट होकर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार से रिक्शा के समान फिनेरिया के अंदर भी हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। हमने लाइकेन पढ़ा था, लाइकेन के अंदर हमने देखा था कि लाइकेन के बाद मॉस पैदा हुए, मॉस के बाद फर्न पैदा हुए, और फर्न के बाद में जो है घास पैदा हुई। ये चट्टानों के ऊपर छा जाते हैं, और जब चट्टानों के ऊपर जब ये छा जाते हैं तो पानी इनके ऊपर गिरता है, तो चट्टान का इरोशन यानी कि अपरदन नहीं होता है। एंड इन दिस वे दे जस्ट प्रोटेक्ट द रॉक फ्रॉम द इरोशन एज वेल एज दे आर हेल्पफुल इन द सक्सेशन। थैंक यू। दिस इज द एंड ऑफ फिनेरिया।